शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, नुसाब्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं जीवी पंत अस्पताल के मर्चरी होम के यहाँ पर, और बड़े ही दुख के साथ हमें ये कहना पड़ता है क्योंकि बैक टू बैक हम जीवी पंत अस्पताल का लापरवाही का न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं। हमने कल भी आपको दिखाया था कि इनकी नेग्लिजेंस की वजह से एक लेडी की डेथ हो गई। तो हम उसी विषय को लेकर आज फिर यहाँ पर आए हैं और हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हिंदू राष्ट्र शक्ति की टीम यहाँ पर आई है और इसी विषय को कंटिन्यू करते हुए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हिंदू राष्ट्र शक्ति के युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट से हम बात करते हैं और उसके बाद हिंदू राष्ट्र शक्ति के स्टेट प्रेसिडेंट से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अंशुमन रॉय जी से हम बात करेंगे कि आखिर ये माजरा है क्या। और हिंदू राष्ट्र शक्ति, हम आपको बता दें, इस तरह के हर चीज़ में वो इस तरह के हर चीज़ को वो हाईलाइट करती है और जीवन में अक्सर ही ये सब होते रहता है। और आज हम बता दें, हिंदू राष्ट्र शक्ति आज इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करेगी और जीवन अस्पताल का पोल खोलेगी। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। ये जो बच्ची जो है 20 साल की बच्ची जो है जिसका अभी डेथ हुआ है, ये 1 तारीख को अपने फादर के साथ 2 व्हीलर में लाल मिट्टी के तरफ से जो है उन लोग पास हो रहे थे। तो अपोजिट साइड से गाड़ी आके जो है उनको डैश करके जो है चला जाता है, क्योंकि ये केस रजिस्टर होने के टाइम में अननोन अक्यूज्ड बोल के रजिस्टर हुआ है। तो ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कौन है, क्या है, नहीं है। तो ये बच्ची के साथ जो हुआ था कि वो एक्सीडेंट के टाइम पे जो है उनका लेफ़्ट लेग जो है मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ था, जिसमें ये आपका थाई बोन जो है ये बहुत बुरी तरह से मतलब चोट लगा था, जिससे कि बोन बाहर आ गया था। तो उनको पहले पिलर हॉस्पिटल लेके गया, तो वहाँ से रेफ़र किया था जीवी पंत हॉस्पिटल। तो जीवी पंत हॉस्पिटल में जब लेके आए तो उन लोग अप्रॉक्सीमेटली 26 to 28 स्टिचेस किए थे और वैसे ही मतलब जो बैंडेड करके पूरा लेग को जो है वैसे ही रखे थे। और साथ ही साथ जो है मुझे ये जो मामला है ये मुझे 3 तारीख को पता चला। और जब मैं वैसे तो हॉस्पिटल में आना जाना करता ही रहता हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे के बेसिस में, तो मुझे ये बच्ची का जो बात है ये 3 तारीख को पता चला। तो तब से मैं खुद पर्सनली मैं इसको हैंडल कर रहा था मेरे तरफ से जितना हो सके। और ये मामला जो है ये बहुत बिगड़ गया तब जब ये पता चला कि बॉडी फैट का एक हिस्सा जो है ये बच्ची का ब्लड वेन से जाके लंग्स में फंस गया था। तो इसका टेक्निकल टर्म्स क्या है मुझे नहीं मालूम। तो अल्टीमेटली बात ये था कि लंग्स में ब्लड क्लॉट होने लग गया था, जिसका वजह से मुंह से भी ब्लड आ रहा था। ये बताइए सर, ये एक्सीडेंट कब हुआ था और क्यों पिल्लार में जब इन्हें लेके गए थे पिल्लार से उन्हें रेफ़र किया गया? जी एक्चुअली ये एक्सीडेंट जो है ये 1 तारीख को हुआ था और उसी दिन जो है पिलर में उन लोग लेके गए हड़बड़ी में। और पिलर से यहाँ पे रेफ़र करने का कारण यही था कि इतनी बुरी तरीके से जो है उन बच्ची का पैर डैमेज हुआ था कि वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे थे उन लोग, तभी उन लोग यहाँ से जो है पिलर से जीवी पंत हॉस्पिटल में रेफ़र किया था। और हमने ये भी देखा था कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने पोस्ट किया था कि ब्लड की रिक्वायरमेंट है करके। जी। तो इसको लेकर भी आप बताइए, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ब्लड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ी? सर मैं बोल रहा हूँ कि जो डैमेज हुआ था लेग, वो जो है बोन जो है मतलब लेग से बाहर आ गया था टूट के, और मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, मतलब 3 जगह में मेजर फ्रैक्चर है और थाई बोन जो है बहुत सारे टुकड़ों में वो टूट गया था। तो इस सिलसिले में ऑब्वियसली ब्लड तो निकलेगा, और इतने छोटी सी बच्ची है, कितना मतलब वो सह सकती है। और बच्ची जो है वो अपने फादर के साथ थी? जी हाँ, फादर के साथ थी और फादर का भी 2 व्हीलर पे, और फादर का भी जो है हाथ जो है फ्रैक्चर्ड है। तो आप ये बता सकते हैं कि किस गाड़ी ने उनको डैश किया था? एक्चुअली देखिए मैं तो स्पॉट पे नहीं था और मुझे इसका जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे जब से पता चला मैं ये बच्ची
का सर्वाइवल के लिए दिन रात लगा हुआ था मेरा माइंड में, और ऐसा कुछ नहीं था, वो सब बाद में देखेंगे करके सोच के मैं इनको ही सर्वाइवल के लिए मैं फ़ाइट कर रहा था मेरे से जितना हो सके। तो लास्ट में जो है हम लोग कोशिश किए थे कि कमर्शियल एयरलिफ्ट करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बोल रहा था कि उनका सैचुरेशन लेवल, ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो रहा था कि एयरलिफ्ट नहीं कर सकते, इनके लिए एयर एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा। और जैसे कि आपको मालूम है इतना कॉस्टली एयर एम्बुलेंस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए भेजते हैं कि यहाँ में आम आदमी तो कभी अफोर्ड नहीं कर सकता है। फिर भी हम लोग बच्ची के लिए जो है सब मिलजुल के एक 30 लाख या 32 लाख करीब हम लोग जमा किए थे, जो फ़्लाइट आज 12 बजे यहाँ पे लैंड होने वाला था और बच्ची को लेके चेन्नई जाने वाले थे। बट अनफॉर्चुनेटली आज ये हादसा हो गया कि यहाँ के डॉक्टर्स बोलते तो हैं हम लोग तो कोशिश किए हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर हैं कोशिश तो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई कोशिश किया गया कि वो वाकई में इतना सर्वाइव कर सके कि मेनलैंड में जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सके। तो हम क्या सोचे, जब एयरलिफ्ट नॉर्मली हम नहीं करा सकते और एयर एम्बुलेंस हम लोग इतने पैसों से बुक नहीं करा सकते, तो हम सोच रहे थे कि पेशेंट नहीं जा सकता है लेकिन डॉक्टर्स तो आ सकते हैं बाहर से। तो हम लोग ने 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को जो है चेन्नई से हम लोग हायर किए थे। हम लोग उनका टिकट्स वगैरह करा के सब कुछ अकोमोडेशन वगैरह यहाँ पे सेट करके उनको लेके आए थे। कल लेके आके उन लोग भी अपना इक्विपमेंट से चेक किए और यहाँ का डॉक्टर्स से कंसल्ट किए, बोले कि हम लोग एयरलिफ्ट नॉर्मल कमर्शियल में हम लोग ट्राई कर सकते हैं क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतना पैसा और उनको बाहर लेके ही जाना था। तो उनका बात के अनुसार हम लोग भी एयर इंडिया में जाके ट्राई किए, लेकिन सीट्स नहीं था और सबसे मेन बात है पेशेंट के लिए ऑक्सीजन अरेंजमेंट नहीं कर सकता था करके इंडियन एयरलाइंस क्लियर कट बोल दिया था नहीं हो पाएगा। तो हमें वेट करना था अप टू 14th, क्योंकि 10 तारीख से जो है वीर सावरकर एयरपोर्ट क्लोज रहेगा। देखिए, जैसा आप एयर एम्बुलेंस की बात कर रहे थे, तो अगर एयर एम्बुलेंस नहीं रहती भी तो अगर नॉर्मल फ़्लाइट में ले जाना पड़ता भी तो काफ़ी फेयर इन्हें देना पड़ता है, क्योंकि रेट जो कि काफ़ी हाई है। यहाँ पर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देता। हम आपको ये बता दें, करीबन 3-4 दिन पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी आए थे, उसके पहले एल मुरुगन जी आए थे। इतने मिनिस्टर जब यहाँ पर आते हैं उसके बावजूद भी अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं सुधरता है? देखिए, ये प्रश्न तो आज का नहीं है, ये प्रश्न कई सालों से हम लोग ये रेज़ कर रहे हैं कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्यों इतना मतलब नॉर्मल सोच के काम करते हैं। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम सेंट्रल से होना चाहिए हर एक सेक्टर के लिए, भले वो APWD हो, भले वो हेल्थ सेक्टर हो, भले वो शिपिंग हो। एक ऐसा सीरियस एक डेडिकेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम ये यूटी के लिए होना चाहिए जिसके बदौलत हम ये कंप्लेन को पास कर सके या वो खुद मॉनिटर कर सके कि गलती या लूप होल कहाँ पे है, क्योंकि हम जैसे आम जनता को ये हाई प्रोफाइल जो गैप्स है मैनेजमेंट का, ये हमें पता कभी नहीं चलेगा। और सर ये बताइए कि जैसा बच्ची के लिए खास करके हिंदू राष्ट्र शक्ति और भी काफ़ी संस्था जो है हिंदू राष्ट्र शक्ति के साथ मिलकर जो है बाहर से डॉक्टर्स मंगाए थे, ये हमें पता चला है। तो इसमें काफ़ी सारे लोगों ने आपकी हेल्प की है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र शक्ति ने ये इनिशिएटिव उठाया है और उस बच्चे की फैमिली के लिए आप लोगों ने काफ़ी हेल्प की। और जब बाहर से डॉक्टर आए उसके बाद क्या हुआ ये बताइए। जी, बाहर से जब डॉक्टर आए तो उन लोग चेक करके बोले थे कि एयरलिफ्ट हम लोग कोशिश कर सकते हैं, आप जितना जल्दी हो सके ट्राई करिए कमर्शियल एयरलाइंस का स्ट्रेचर बुक करने के लिए। सर, आप नॉर्मल एयर एम्बुलेंस छोड़ दीजिए, आप स्ट्रेचर का रेट अभी जो है नॉर्मल आदमी को 2,42,000 नॉर्मल फ्लाइट्स में जाते हैं, नॉर्मल फ्लाइट्स में जो स्ट्रेचर 3 सीट जिस नहीं 9 सीट्स जो है हटाना पड़ता है और अटेंडर के लिए 1 या 2 अटेंडर के लिए चाहिए या नर्स जो जाएगा उसके लिए टोटल जो है आपको 11 से 12 सीट का रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट रहता है, कोई बात नहीं। और ये देखिए, जियोग्राफिकली आपको ये सोचना चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 1200-1300 किलोमीटर समुद्री डिस्टेंस में है, तो यहाँ पे हम मेनलैंड जैसा पॉलिसी यहाँ नहीं चला सकते भैया। ठीक है, ये सीरियसली सोचना है। ये बोल के हम लोग का गला भी सूख गया है। यहाँ पे हेल्थ सेक्टर के लिए, शिपिंग सर्विस के लिए एक बहुत सीरियस मैनेजमेंट यहाँ पे चाहिए।
रही बात आज जो मुद्दा हुआ है, आज जो हादसा हुआ है, ये सिलसिले में हम लोग स्ट्रेचर भी बुक करने के लिए तैयार थे, लेकिन सीट्स अवेलेबल नहीं था और जो है ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं था। चलिए, तो हम लोग फिर वापस आके डॉक्टर को बोले कि ऐसा सब बात है, हम लोग से तो हो नहीं पा रहा है, क्या करेंगे। कल ये हम लोग ट्राई किए थे एयर इंडिया का, लेकिन कल रात तक हम लोग इतना डिटरमाइंड हो गए थे कि हम लोग 30 लाख रुपया अरेंज करके आज दोपहर को 12 बजे एयर एम्बुलेंस उतरने वाला था, ये बच्ची चले जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सो कॉल्ड यहाँ का महान डॉक्टर्स लोग जो खुद को डॉक्टर्स बोलते हैं, इन लोग इतना भी नहीं कर सका कि वो एक नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ पेशेंट को इतना मतलब हार्ड पेशेंट बना चुका था कि वो सरवाइव करना मुश्किल हो गया था। देखिए, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली मैं डॉक्टर्स को बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि दे आर डूइंग देयर जॉब आई थिंक, बट ये मैनेजमेंट में अगर एक डॉक्टर 10 पेशेंट के लिए मतलब अलॉट किया जाता है जनरली। मैं आपको रोकता हूँ, जैसे आपने डॉक्टर की बात कही ना जी, आप आईसीयू में जाकर आप देखिए, वहाँ पर अगर आपको सीनियर डॉक्टर अगर आपको दिख गया वहाँ पर, तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ रात को 1 बजे 2 बजे न्यूज़ आप तक की टीम जो है हमेशा ही जीवीपंत अस्पताल की न्यूज़ कवर करती है, और हम लोग आकर यहाँ पर न्यूज़ कवर करते हैं करके एंट्रेंस में ही आप वहाँ पर देखे होंगे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी जो है अलाउ नहीं है करके ये लोग जो है वहाँ पर बोर्ड लगा रखे हैं, क्योंकि अंदर की जो सच है वो हम बाहर दिखाते हैं, लेकिन फिर भी हम दिखाएंगे, सच दिखाना हमारा काम है, और हम लोग वो सब दिखाते हैं करके ये लोग जो है कभी कंप्लेंट्स करते हैं, देन कभी हमें शो कॉज नोटिस भेजते हैं। इसके अलावा निकोबार टाइम्स को भी इससे पहले शो कॉज नोटिस भेजा गया था, क्यों? उन लोगों ने सच दिखाया था। तो सच दिखाना ही हमारा काम है, लेकिन उसके लिए ये हमें सज़ा मिल रहा है। और ये पॉइंट जो अभी आप लोग रेस कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ओपीडी जाते हैं, ओपीडी आप जाएंगे, सामने आपको लिखा रहेगा रिमूव योर शूज़, ठीक है। डॉक्टर जो है अंदर बैठे रहते हैं, जो ओपीडी है वहीं पर रहता है, वो भी अपने घर से आता है ना, घर से आता है, हज़ारों मतलब जगह वो भी जाकर आता है, जीवीपंत अस्पताल के वो भी चक्कर काट के आता है, लेकिन जो पेशेंट आता है वो मतलब उसको रिमूव अपना शू जो है बाहर रख के जाना पड़ेगा। क्यों? वो लोग लेकर आते हैं जम्स, डॉक्टर लोग जम्स नहीं लेकर आते। और यही रवैया अगर रहा जीवीपंत अस्पताल का, तो लोग यहाँ पर आना बंद कर देंगे, क्योंकि काफ़ी लोग, जैसा हमने कल भी ये न्यूज़ कवर किया था, हम आपको बता दें, डॉक्टर जो है जिस पेशेंट की मतलब डेथ हुई थी, जिस लेडी की डेथ हुई कि उसका बेटा को कह रहा है कि आप लोग तो अभी मीडिया को बुलाएंगे और आप लोग हमारा ये कहेंगे। तो उस लड़के ने कहा कि हाँ, हम क्यों नहीं बुलाएंगे, क्योंकि इतने सारे सीनियर डॉक्टर होने के बावजूद इंटर्न लोग जो है आईसीयू में देख रहे हैं, और जितने भी सीनियर डॉक्टर हैं वो आपको मिलेंगे ओपीडी में। क्योंकि मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद हर दिन जाके मैं खुद देखता हूँ वहाँ पर। तो सिर्फ नाम का ही मैं हर किसी डॉक्टर को मैं कसूरवार नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, लोग खुद बोलते हैं सर्जिकल वार्ड में जाइए, और एक सर्जन है जिसका हम नाम नहीं लेंगे, लोग ये कहते हैं कि उनकी बातों से ही हमारा जितना भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाता है। करेक्ट। देखिए, करेक्ट, ये चीज़ हम खुद आजमा के देखते हैं, और लोग उनसे मिलने के लिए रात को करीबन 7 बजे 6 बजे से लाइन बनाकर रखते हैं। वो फुटेज भी है मेरे पास। सही है। तो आप ये बताइए ना, ये 1-2 डॉक्टर्स को रखकर, और ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स को रखते हैं, ठीक है। और वो डॉक्टर्स भी तंग आ जाते हैं, क्योंकि कुछ महान लोग यहाँ पर हैं, जो हम किसी का नाम नहीं लेंगे, वो लोग इन्हें जो है काम करने के टाइम डिस्टर्ब करते हैं, इन्हें टॉर्चर करते हैं। ये हमें इससे पहले भी कुछ डॉक्टर्स ने बताया है जी। और ये लोग जो है परमानेंट स्टाफ जो है नई परमानेंट डॉक्टर को यहाँ पर अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, और इसी के कारण जो है जो गिने चुने जो डॉक्टर्स हैं वो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, उनसे काम नहीं हो रहे हैं, बट फिर भी वो लोग ऑर्थो वार्ड में हैं। जब एक पेशेंट को वहाँ पर कुछ तकलीफ़ हुआ, मैं खुद बताता हूँ, मैं जब वहाँ पर गया था, पेशेंट को जो ऑर्थो वार्ड के जो डॉक्टर है वो कह रहे हैं कि मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता। पेशेंट जो है आर.के.पुर से आया था, तो डॉक्टर ये कह रहे हैं मैं अभी ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो पेशेंट ने कहा क्यों? तो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि मुझे ना दिखाई नहीं देता है करके, मुझे कम दिखाई देता है। तो ऑर्थो वार्ड का ऐसा कौन डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर, आप सभी को पता है। तो अब आप बताइए सर। देखिए, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ये मुझे ये लगता है कि बोलते नहीं है, कहावत है, जिसके पास जो होना चाहिए उसके पास होता नहीं है, और जिसके पास नहीं होना चाहिए उसके पास भरपूर होता है। तो
आपका जो जीवी पंत हॉस्पिटल है, यहाँ पे आप देखिए टोटल सीनियर डॉक्टर्स अगर देखेंगे 16 डॉक्टर्स यहाँ पे आज का दिन में मुझे जितना तक पता है 16 डॉक्टर्स हैं जो सीनियर है, जो एक टाइम में बिना इतने सारे इक्विपमेंट्स के, बिना कोई फैसिलिटीज़ के अपना तन और ताकत से, अपना एक्सपीरियंस से, अपना पर्सनल एटीट्यूड से जो है पेशेंट को ठीक करते थे। बहुत कम रेफ़र होता था। और आज जो इतना एडवांस हो रहा है, इतना इक्विपमेंट्स है, इतना मतलब एक्सपोजर है, तब यहाँ पे डेथ्स ज़्यादा होता है, डेथ्स ज़्यादा हो रहा है। सर इतने सारे यहाँ पर मशीन है, फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन के लिए, ठीक है, इतने सारे मशीन ये लोग मंगवा कर रखे हैं। देन हमारे ऑनरेबल एमपी साहब जो है इनॉग्रेट करते हैं, हम क्लियर कट कहेंगे, देखिए हमने कोई चोरी नहीं कही है, यहाँ पर इतने सारे मशीन लगाए हैं, कोई आकर एमपी साहब और भी कई सारे बड़े लोग आकर इनॉग्रेट करते हैं, लेकिन चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है। अब बताइए, और इससे पहले हमने जब न्यूज़ कवर किया था, हम आपको ये बता दें, करीबन रात को 9 बजे हिंदू राष्ट्र शक्ति की टीम, आप 2 लोग ने हमें यहाँ पर बुलाया था। क्यों? यहाँ पर जो है एक्सरे कराने के समय फिल्म नहीं है, एक्सरे फिल्म नहीं है, मोबाइल में देते हैं। तो कई सारे बुजुर्ग लोग जो है जिन्हें फ़ोन चलाना नहीं आता, जो छोटे फ़ोन रखते हैं, वो लोग क्या करेंगे? उसी समय एक लड़के ने जो है आकर इंटरव्यू दिया था और ये भी बताया था कि कैसा उसके साथ हुआ है। उनके पास मोबाइल नहीं था। सर देखिए, बात तो आपने कहा, ये तो जनरल है। ये कंप्लेन हम लोग, ये ऐसा होता है ना कि हम लोग पागल जैसा चिल्लाते रहते हैं, सुनने वाला सुनेंगे 1 घंटा, उसके बाद अपना दुनिया में बिजी रहता है। नहीं सर, मैं आपको बोलता हूँ, सुनिए, यहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ का जो डिसीजन मेकर्स है, मैं उनको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप सीनियर डॉक्टर्स को क्या समझ के यहाँ पे रखे हैं? अगर आप समझते हो कि उनसे कुछ होगा तो उनको प्रॉपरली यूज़ करिए, अगर आप सोचते हो नहीं होगा तो उनको हटा ही दीजिए। यहाँ पे हम लोग को एक होप दिखाते हैं कि हाँ फलाना डॉक्टर है, लेकिन आप अंदर आओगे तो वो डॉक्टर नहीं चेक कर सकता है, वो आपको चेक करेगा। देखिए, हम क्या बोल रहे थे, जो पहले का बात था, 16 सीनियर डॉक्टर्स है जो पहले से डॉक्टर हॉस्पिटल को संभाल रहे थे, और अभी का जो मामला है, यहाँ पे आपका जो नया डॉक्टर्स है वो 150 के करीब हैं, 150 के करीब हैं, और उनको डायरेक्ट आईसीयू दिया जाता है, उनको डायरेक्ट पेशेंट को चेकअप करने दिया जाता है, सीरियस जो केसेस रहता है उसको हैंडल दिया जाता है। मैं ये बोलता हूँ कि जब सीनियर बुजुर्ग डॉक्टर्स, एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर्स, रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर्स लोग यहाँ पे है सर, रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर्स लोग के साथ में आप वही नए आए हुए डॉक्टर्स को ही काम करने दीजिए, लेकिन अंडर गाइडेंस ऑफ दिस सीनियर डॉक्टर्स। एक 5-6 जूनियर डॉक्टर्स के साथ एक सीनियर डॉक्टर्स को हमेशा लगा के रखिए, ताकि उनका भी प्रैक्टिस प्रॉपरली हो, तरीका पता चले यहाँ का क्या माहौल है, यहाँ में कैसा इक्विपमेंट्स में कैसा काम किया जाता है। इनको तो आधा पता ही नहीं रहता है। देखिए, अभी हम ये सब बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं, ये मैनेजमेंट को सीरियसली सोचना है, और आपके थ्रू में मैं ये आम जनता को बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। आप कैसे भी लें हमारे बात, आज ये बच्ची के साथ हुआ है, उनके माँ बाप रो के गिर के गए हैं, हम लोग देख के घर जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, खाना खाएंगे, अपना दुनिया में व्यस्त। भगवान ना करे यही चीज़ कल हमारे घर में हो और उसके बाद हम लोग समझे। यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, ये कान खोल के सुन के रखे कि इसके ऊपर में अगर वो खुद काम नहीं करेंगे, आप पुलिस, आप डिपार्टमेंट्स, आप अथॉरिटीज़ को गोली मारिए सर। ये हेल्थ सेक्टर किसके लिए है? आपके लिए है। आपको फैसिलिटी नहीं मिलता है तो आपको खड़ा होना है। आपके बगल वाला घर को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ये समझ ज़रूर लीजिए, आज नहीं तो कल आपके घर के साथ भी यही हरकत होगा। तो क्या चाहते हैं? वो दिन का वेट करना चाहते हैं कि हम आईसीयू जाएंगे तो हम अपना सोर्स लगाएंगे तो मेरा तो ट्रीटमेंट अच्छा होगा। वो अगर भरोसा में आज अगर सोच के बैठे हैं तो गारंटीड है आने वाला जनरेशन या आने वाला जो पेशेंट्स यहाँ पे आएंगे वो कभी ठीक होके वापस नहीं जाएंगे। सर हमें बहुत ही ख़राब लगा कि अब हम आपको दिखाएंगे भी कैसे उस बच्ची को जो है मॉर्चरी वैन में डालकर उन्हें घर ले जा रहे हैं। तो कम उम्र की बच्ची है और उनके घर वाले भी जो है काफ़ी परेशान है। इवन जो एक्सीडेंट में उसके फादर को भी चोट लगी है। तो कहीं ना कहीं सर ये डॉक्टर्स की लापरवाही है। और आज जो ये हुआ है
ये हमेशा होता आता है। मैं आपको ये बता दूं, कल भी मैंने ये न्यूज़ कवर किया था, बच्चा रो रहा है अपनी माँ के लिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो हेल्थ सेक्रेटरी, DHS, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और जितने भी लोग हैं, ये लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। नहीं, इनको फ़र्क थोड़ी पड़ता है सर। इनका एक बाल भी बाका होता है ना सर। उनका अगर एक मच्छर भी काट देता है तो इनका हाई प्रोफाइल ट्रीटमेंट होता है सर। यहाँ पे अगर सीरियस पेशेंट भी पड़ा रहता है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है ना सर, तो इन लोग को वहाँ भेजा जाता है, पहले उनका ट्रीटमेंट करो भैया। उसके बाद जो आइलैंडर्स, जो टैक्स पेयर्स है, जो सच में जेन्युइनली कई दिनों से पड़ा हुआ है, उन लोग तो पड़े रहेंगे, उन लोगों को देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो उनका पोस्ट का बात आता है, उनका जॉब का बात आता है, उनको सस्टेन करने का बात आता है डिपार्टमेंट में। तो ये चक्कर में अंडमान एंड निकोबार इज़ गोइंग टू बी अ हेल। यहाँ पे आज एक का दुख का हम लोग केसेस बोल के आज मीडिया में बात कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको मालूम है सर, यहाँ में एवरी डे लापरवाही का, जीवी पंथ में लापरवाही का पहाड़ बन रहा है। राइट, ठीक है। इसको कैसे ठीक करेंगे, ये मुझे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से तो पता नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को तो ऐसा नहीं है कि आज हम बोलेंगे तो सुनाई देगा। इससे पहले भी बहुत जन बोले हैं, बहुत जन सुनाए भी है। लेकिन मैं आपके ज़रिए में बार बार मैं आगाह करना चाहता हूँ जनरल पब्लिक को, खास करके आज जो बच्ची का डेथ हुआ है, उनका क्लासमेट्स, स्टूडेंट्स, यूथ्स लोग भर के यहाँ पे आए थे। मैं उनको भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग बिना किसी का परवाह किए, आप जो भी गलतियाँ आपको दिख रही है या आपको समझ में आ रही है, आप उठ के खड़ा रहिए। हम लोग सब एज ए NGO आपके साथ में खड़े रहेंगे। सर आप लोग बहुत ही काबिले तारीफ़ काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें जैसा सूत्र से ये पता चला कि उस बच्ची को आप जानते ही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि वो बच्ची कोई क्लास में पढ़ रही है या कॉलेज में पढ़ रही है। लेकिन जैसे ही आपको कॉल आया, आप लोग 2 दिन से जो है बैक टू बैक आप लोग इस बच्ची को लेकर, आप लोग और आपके साथ अजीज़ जी और भी काफ़ी सारे लोग हैं, एकाम्बरम जी, एकाम्बरम जी जो हमारे कल्लीकट के प्रधान हैं जी, और अमर भाई है। अमर भाई ये एयर एम्बुलेंस बुक करने के लिए बहुत दिन, मतलब रात को 2 बजे भी हम उनसे हेल्प मिला है। इवन मैं अगर नाम ही लेना चाहेंगे तो विशाल जॉली भैया भी बहुत हेल्प किए हैं। ठीक है, तो ऑल टोटल सबका, देखिए सबका हेल्प रहता है, लेकिन कब, जब एक जन मांगते हैं, जब हम रोते हैं, जब हम मतलब और कोई चारा नहीं रहता है, भैया प्लीज़ कर दो, ये मोमेंट क्यों लाना है यहाँ पे? भैया आपको एक प्रॉपर्टी दे के रखा है, एक हॉस्पिटल है, एक सिस्टम बना के रखा है, आप उसको उम्दा क्यों नहीं कर रहे हो? और ख़ास बात यह है कि अगर आप फेल हो रहे हो तो जिम्मेदारी भी आप लो ना, लेके आप ट्रीटमेंट करने के लिए आप ही भेजिए ना। हमको क्यों 30 लाख रुपया, साला जो 10,000 रुपया महीना का कमा नहीं सकता है, वो 30 लाख रुपया का कहानी सुनेगा क्या? मतलब कौन सा लॉजिक में ये अंडमान एंड निकोबार को चला रहा है एडमिनिस्ट्रेशन? ये कौन सा तरीका से चला रहा है? कौन सा ट्रिक्स है ये? इसमें क्या फ़ायदा उनको मिल रहा है और क्या फ़ायदा आम जनता को हो रहा है? तो जैसा हमने अभी बात किया हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के यूथ प्रेसिडेंट से, अंजुमन रॉय जी से, तो हमें सुनकर ही बहुत ख़राब लगा। और साथ में राकेश्वर लाल जी भी थे, जो हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के प्रेसिडेंट है। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि राकेश्वर लाल जी जो है वो कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि जो हुआ है यहाँ पर हालात, और एक बच्ची के साथ, और हमेशा ही ये लोग जो है आगे आकर ये लोग कई अननोन लोगों का जो है हेल्प कर, तो फिर भी हम इनसे 2 शब्द इनसे भी सुन लेते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। बताइए सर, एज अ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू राष्ट्रीय शक्ति। नमस्कार रोहित जी, नमस्कार सभी दर्शकगण को जो इस चैनल को देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं। देखिए, आज जो हादसा हुआ बहुत ही दुखद भरी हादसा थी, और आज सुबह से हम यहाँ पे हैं। जैसे ये दुखद खबर सुनी, ये जो बच्ची के साथ हादसा हुआ, ये हमारी आइलैंड की बच्ची है। ये हमारी संगठन से इनका कोई ताल्लुकात भी नहीं है। हमें ये जब खबर जो है 3 जनवरी को प्राप्त हुई थी, जब हमारे अंशुमन जी जो युवा मोर्चा अध्यक्ष है वो डेली आते हैं हॉस्पिटल की राउंडिंग के लिए, और ये एक्सीडेंट हुई थी 1 तारीख को लाल मिट्टी के पास, जो बिडनामत पंचायत के अंदर आती है। तो देखिए आप, ये हिट एंड रन केस हुआ था, और पता नहीं अब तक पुलिस उनको ट्रेस कर पाई है या नहीं। मुझे ये चीज़ तो बिडनाबाद एरिया जो है ये किस जुरिस्डिक्शन में आता है, किस पुलिस स्टेशन के?
ये आई थिंक पाड़गो थाना में आएगा। पाड़गांव थाने में। तो ये पुलिस केस हुआ है और जहाँ तक हमें ये सूचना प्राप्त हुई है कि अभी तक जिसने भी इस मतलब एक्सीडेंट किया है वो ट्रेस नहीं हो पाए। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, देखिए जो डिफेंस की जो हम जब ये कामराज नगर से जब चिड़िया टापू की तरफ जाते हैं ना, उसके बीच में डिफेंस की वो बड़ी गेट है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है, आई थिंक सो। और आगे भी कई दुकानें में होगी। जो ये जो टाइम बाउंड है ये जो एक्सीडेंट की, यदि ये बंदा ट्रेस नहीं हुआ है तो पुलिस कैन ईजिली ट्रेस आउट बाय सर्चिंग दैट सीसीटीवी कैमरा, ठीक है। पर अभी तक तो मेरे पास ऐसा कोई फीडबैक नहीं है कि ये ट्रेस हुई है या नहीं है। खैर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 3 तारीख से हमारा अंशुमन भाई एक केस के पीछे पड़ा हुआ था, अमर भाई भी थे, मैं भी लगा हुआ था, हमारे संजय कुमार भाई जो ब्लड का अरेंजमेंट करते हैं साउथ पॉइंट से, उनके भी हम नॉलेज में ला देते, क्योंकि जो ब्लड इतना वेस्ट हुआ एक्सीडेंट में फ्रैक्चर होने के वजह से, तो हम सब एकदम अलर्ट थे कि जब जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तब हम पहुंचा देंगे। और फिर इसी बीच जैसा अंशुमन जी भी कहे कि हम इधर उधर से रिक्वेस्ट करें, और विशाल जौली भाई भी हमारे साथ मदद में आए, खड़ा हुए, जो कि आपके नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है और फॉर्मर बीजेपी के अध्यक्ष भी है भाजपा के। उनका भी हमें सहयोग मिला और हम जो है करते गए। पर एकाएक अचानक जब आज सुबह ये दुखद खबर प्राप्त हुई तो ये अच्छा नहीं लगा। मैं सिर्फ एक ही सवाल करूंगा, देखिए अंशुमन भाई तो काफ़ी सवाल कर चुके हैं जीवीपन से और एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं सिर्फ एक ही सवाल करूंगा कि जब 1 तारीख को एक्सीडेंट हुई है, आज 8 तारीख है, 7 दिन आपके पास थी, सिर्फ एक टांग जो लेफ्ट था वो फ्रैक्चर और आपका कमर पे थी, एंड सेकेंडली जैसा अंशुमन ने बोला कि लंग्स में भी वो तो प्रॉब्लम हो गई थी, जो गोश आ गई थी उस पर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये जीवीपन के हॉस्पिटल के डॉक्टरों से कि भाई आपके पास 7 दिन थी, आपके पास सभी रिपोर्ट थी, चलिए मान लीजिए 1 तारीख को हुआ, आप नहीं रिपोर्ट लिए, चलिए 2 तारीख को आपको वो रिपोर्ट मिल गया, जो भी आप बोले होंगे करने के लिए पेशेंट को, तो फिर आप क्या करें रेस्ट ऑफ द डेज। यदि आपके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी करने की या कुछ भी नहीं थी, हमारा अंशुमन भाई तो रिक्वेस्ट कर रहा था 3 तारीख से डॉक्टरों को कि भैया रेफ़र कर दीजिए, हम लेके जाएंगे। आप क्यों नहीं आगे आए, आप क्यों छोड़ दिए ऐसी? आप कर देते ना, जब आप अपना हाथ खड़ा कर दिए तो पेशेंट कहाँ जाएगा भाई? आप मुझे ये समझाइए ना, यदि आपके पास डॉक्टर नहीं है, ये काम हमारा पेशेंट का नहीं है, ये जीबी पंत हॉस्पिटल का है, या सेक्रेटरी हेल्थ इनका है कि आप डॉक्टर को मंगाइए अपने खर्चे पे, अगर यदि आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो। ये पेशेंट अटेंडर जो अगर गरीब बंदा है वो कहाँ से इतना पैसा अरेंज करेगा ये डॉक्टर को मंगाने के लिए? आपका जो एयर एम्बुलेंस मंगाने के लिए आप बताइए ना मुझे। अभी आपका एकदम क्लियर कट डिस्क्रिप्शन दिया, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि एक रेफर पेशेंट को जो स्ट्रेचर में जाता है उसको कैसा लेके जाते हैं, कितना सीट रिमूव करना पड़ता है और इनका कॉस्ट कितना आता है। अंशुमन जी ने आपको एकदम क्लियर कट बता दिया। आप बताइए आप इतने पैसा कहाँ से लाओगे? अभी अब देखिए हार्ट का डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, न्यूरो सर्जन नहीं है, ये मालूम है सभी को, एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है, यहाँ का जनता को मालूम है। पर मुझे ताज्जुब लग रहा है कि ये क्या हो रही है। इसी बीच जो लास्ट ईयर से आपका रनवे ब्लॉक है, रनवे क्लोज है, सॉरी। आप इस बीच में यदि कोई पेशेंट बहुत एमरजेंसी कोई हादसा होती है, आप कैसे उसको एयरलिफ्ट करेंगे फॉर ट्रीटमेंट? मान लीजिए न्यूरो का कोई प्रॉब्लम हो गया उसको, या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, तो आप कैसे लिफ्ट करेंगे? क्या आप सीधा ऊपर का टिकट काट देंगे उसका? सर आपने जो अभी कहा है ना, ये तो बहुत ही बड़ा सीरियस केस है, ठीक है, मतलब ये, लेकिन नॉर्मल जो डिसीज़ जो होता है तो बहुत ही बड़ा डिसीज़ हो गया। नॉर्मल डिसीज़ के लिए भी आदमी जो आता है, मैं आपको बता दूँ, अभी 1 महीना हुआ है, पीबीएमसी के एक एलजीसी थे, 35 वर्षीय एक व्यक्ति थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनको लेकर आए थे रात को अस्पताल करीबन 10 बजे, ठीक है, लेकर आए थे। उन्हें जो है मतलब गैस्ट्रिक का पेन हुआ था, तो जब उन्हें लेकर आए तो लेकर आते समय
वो अपने जो भी शॉर्ट्स पहने थे तो उसमें उनका स्टूल हो चुका था। जैसे ही कैजुअल्टी वार्ड में उन्हें एंटर किया, मना कर दिया। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, पहले आप जाकर उन्हें साफ करके आए। मैं आपको बताता हूँ, कैजुअल्टी वार्ड में 2 टॉयलेट्स है। मेन मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही वो लोग एंटर करे, एंट्रेंस पर कोई नहीं है, इवन एक व्हील चेयर नहीं है। ऊपर बड़ा सा सीसीटीवी कैमरा है, 68 सीसीटीवी कैमरा है, बट स्टिल 8 आर वर्किंग, जो हमें सर्वर रूम से पता चला है। बिल्कुल सही है। और ये हम बता दें, 2 लिफ्ट है, लिफ्ट में रस्ट लग चुका है, लिफ्ट काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही हम मेडिकल में एंट्रेंस करने के लेफ्ट साइड में जो टॉयलेट है, आज तक हमने उसे लॉक ही देखा है। क्यों? और अभी जो टॉयलेट बनाकर रखे हैं वो एक्सरे रूम के वहाँ पर, पेशेंट को ये लोग वहाँ पर लेकर गए। जैसे ही लेकर आकर कैजुअल्टी वार्ड के जब बेड में रखे पेशेंट की, उसी समय उनकी परिवार के सामने 3 साल की उनकी बेटी थी, उनके सामने उनकी मृत्यु हो गई। कोलैप्स हो गया। राइट, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये खबर मुझे भी मेरी भी जानकारी में ये जो हुआ, ये बहुत ही दुखद घटना थी। और मुझे ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये न्यूज़ चैनल में भी फ्लैश हुई थी। मैं खुद आया था, किसी न्यूज़ चैनल में नहीं आया था। मैं आपको बता दूं, इवन वहाँ के जो डॉक्टर्स थे कैजुअल्टी वार्ड में, वो मुझे ये कह रही थी कि आप जीबी पंत के अंदर जो है वीडियोग्राफी आप नहीं करेंगे। तो मैं उन्हें एक ही बात मैं उन्हें कहकर आया कि मैं जीबी पंत अंदर के हॉस्पिटल के अंदर नहीं करूंगा, बट मैं बाहर जरूर करूंगा। आपका सच जो है मैं जरूर दिखाऊंगा कि कैसे नेग्लिजेंस से एक व्यक्ति की डेथ हुई है। हाँ रोहित जी, मैं वही कह रहा था आपसे। देखिए, ये इतना बड़ा हादसा, एक मतलब विद इन शॉर्ट पीरियड, अगर उसको उसी समय ट्रीटमेंट दे दिया गया रहता ओपीडी में, या आपका टॉयलेट ठीक रहता और वो मूवमेंट भी हो जाती उसकी, तो उसकी जान बच जाती। और ये लाइफ भी सभी के सामने आया, हमारे आइलैंडर्स के सामने, इवन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने है, नॉलेज में है, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ के नॉलेज में है। अजीब घटना है कि कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। मैं एक छोटा सा आपको जानकारी देता हूँ ना इसमें, आप जब ये बात बोल दी है, आपको याद होगा कुछ साल पहले की बात है, VKV स्कूल में स्टूडेंट पढ़ रहा था, 14 साल का बेटा है, डेयरी फार्म का है, टॉन्सिल हुआ था, उनको ICU में एडमिट करके रखे थे। एट द एंड ऑफ द डे ही एक्सपायर्ड। कैन यू इमेजिन, एक टॉन्सिल से एक बच्चे का डेथ हो सकता है? उनके घर वाले कई कंप्लेंट्स लिखे, हेल्थ को कंप्लेंट लिख के दिया, सेक्रेटरी हेल्थ को कंप्लेंट लिखे, इवन मैं ये इशू को उठाया हूँ, जू तक नहीं रहेगा कान में। और क्या बोलूँ मैं इनसे। सर, जैसा अभी आपने कहा ना, और एक मैं बता दूं, अभी रिसेंटली 2-3 महीना पहले ही जो है मॉडल स्कूल का, आप सभी को पता होगा, मॉडल स्कूल का आज तक का वो नहीं, उसका रिजल्ट नहीं आया। 24 से 25 कुछ स्टूडेंट थे, बच्चों को जो है करीबन 12 बजे के बाद जो है वो लोग, सुनने में ये आया है कि वो लोगों को आयरन का कुछ टैबलेट दिया गया था या डीवॉर्मिंग का जो भी था, उसमें से बच्चों को जो है लेकर आया था, बच्चों को चक्कर आ रहे थे और बच्चों को लाकर अस्पताल में भर्ती किया गया था। सबको जो है ये जो न्यू जो कोविड वार्ड है उसमें भर्ती किया गया था। तो उसके बाद जो है 1-2 दिन बाद बच्चे ठीक होकर चले गए थे, लेकिन उसके बाद जो है करीबन 3-4 दिन के बाद एक बच्ची वापस आई हॉस्पिटल में और उनकी डेथ हो गई। और ये हम आपको बता दें कि प्रिंसिपल DEO साउथ अंडमान, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। और जब प्रिंसिपल यहाँ आए, हमने उनसे क्वेश्चन करी, तो काफ़ी लोगों ने हमें ये कमेंट्स करके कह रहे हैं कि हम जो है रूडली रिपोर्टिंग करते हैं। हम देखिए, सवाल पूछना हमारा काम है, गलती आपके स्कूल में हुई है तो हम जाकर बगल दुकान वाले से क्यों पूछे हम, जब आपकी स्कूल के अंदर वो हुई है। और आज तक का क्लियर कट रिपोर्ट नहीं आया है कि आखिर ये क्या माजरा था, किसके कारण जो है इतने बच्चे बीमार हुए थे, कितने कारण उस बच्ची की डेथ हुई थी, ये गुत्थी जो है आज तक सुलझी नहीं। रोहित जी बिल्कुल सही है। मैं आज ही के बारे में बता रहा था, उपासना जी जो है उनका एज 19+ है, BSc ज्योग्राफी JNRM कॉलेज 2nd ईयर की स्टूडेंट है वो, ठीक है। देखिए, 19 साल या 20 पकड़िए, कुछ नहीं था, मल्टीपल फ्रैक्चर और लंग्स में 8 दिन आप रख लिए जीबी बंद में, कुछ भी नहीं करे,
हाथ ऊपर खड़ा कर दिए। अरे भाई आप हाथ ऊपर, मैं जैसा बता रहा हूँ 3 जनवरी से अंशुमन भाई हमारे HRS के बोल रहे हैं आपको रेफ़र करिए, जब आप कुछ नहीं कर सकते हो तो वाई डिडंट यू रेफर इट? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेथ? अब बताइए ना हमको। आज इस तरह हो रहा है, ये कई सालों से हो रहा है इस तरह, आवाज़ भी उठ रही है, न्यूज़ चैनल में आ रही है, लोग देख रहे हैं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर दूसरा दिन कोई नया न्यूज़ आता है, बट अजीब सा बात है, नो एक्शन इन दिस रिगार्ड। वाई इट्स सो? क्यों नहीं एक्शन हो रही है? आज हमारे साथ होगा, कल आपके साथ होगा, और परसों और किसी के साथ होगा। क्या हम यही तमाशा देखते रहेंगे यहाँ पे? क्या ये आइलैंड किसकी है? ये हमारी है। हेल्थ सर्विस किसके लिए है? हमारे लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आइलैंडर्स के लिए है। फिर ये क्या हो रही है? अब जैसा मैंने कहा, हार्ट के डॉक्टर नहीं है, न्यूरो सर्जन नहीं है, अब क्यों आप अगर यहाँ पे हॉस्पिटल चला रहे हैं? और यदि नहीं है डॉक्टर्स, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, आप रेफर में भी नहीं कर सकते हो। आप बोलते हो हम एयरलिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल इसका गिर गया। अरे तो फिर क्या करें? अब बताइए ना, या फिर आप डॉक्टर को मंगाइए ना, अगर नहीं कर सकते हो तो। ये तो हमारी नहीं है प्रॉब्लम ना। तो यार रोहित भाई, मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, यहाँ के आइलैंडर्स को तो जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है, पहला चीज़। और मैं सभी संगठन्स को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि सब आइए, इस सिलसिले में आवाज़ उठाइए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की कान खोलिए, ताकि आने वाले समय में ऐसा ना हो। ये जीबी पंत हमारा एकलौता हॉस्पिटल है पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड में, अगर इसी में ऐसा होगा तो आप बताइए ना, कहाँ जाएंगे हम? अभी एयरफील्ड बंद है, अब क्या करोगे अगर ये एयरफील्ड का बंद का बीच में अगर ड्यूरेशन में किसी को कुछ हो गया तो? अब बताइए ना, सीधा ऊपर का टिकट। ये क्या हो रहा है यार हमारा आइलैंड में? क्यों सब चुप्पे बैठे हैं? प्लीज़ कम फॉरवर्ड, इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी आइलैंडर्स ऑफ आवर अंडमान निकोबार आइलैंड, प्लस NGOs, ऑर्गेनाइजेशन और जो भी है लोग, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग सब मिलके आवाज़ उठाइए हमारे साथ, या आप उठाइए आवाज़, हम आपके साथ हैं। नमस्कार। तो आज जो मुद्दा उठा है, आज एक बच्ची की डेथ हुई है, 19 वर्षीय एक बच्ची की डेथ हुई है, जो JNRM कॉलेज की स्टूडेंट थी। लेकिन आज जब उस बच्ची की डेथ की बात हुई तो काफ़ी सारे जितने भी डेथ्स हुए हैं हमने कवर करे हैं, और हिंदू राष्ट्र शक्ति जो हमेशा ही आगे रहती है इन सब इश्यूज़ को लेकर, आज जितने भी मसले थे उन सब के बारे में खुलकर इन्होंने कहा है। एडमिनिस्ट्रेशन आपको हिंदू राष्ट्र शक्ति के तरफ से एक चुनौती है कि आप जो है इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप लोग करें, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर जो भी होता है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को ही बोल सकते हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को ही हम लोग कोस सकते हैं, उसी के अंडर सब कुछ आता है, DHS सो एंड सो। क्योंकि यहाँ पर जितने भी हैं MS, DHS, इन सबको बोल बोल कर हम थक गए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लोग हॉस्पिटल में आते हैं, लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लोग जो है उसके बाद आखिर में जब वो जाते हैं यहाँ से उनका डेथ हो जाए, कुछ ना कुछ यहाँ पर होते ही रहता है। लेकिन आज की न्यूज़ के बाद जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और ये हिंदू राष्ट्र शक्ति की मांग है। ये न्यूज़ लेंथी ज़रूर है, आप इस न्यूज़ को ज़रूर देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि जीबी पंत अस्पताल में आखिर चल क्या रहा है। ये बहुत ही बड़ा एक स्कैम है। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन मुबारक के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।